अब अगर आपके 2 ग्रेट सुपर पावर्स अफगानिस्तान में इंटरेस्ट हाई हैं तो और आप नेबरिंग कंट्री या बॉर्डर पोरस है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं। तो हमें तो इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी हमें बाहर से सपोर्ट आती है। सो आई थिंक ये चलता रहेगा जब तक अफगानिस्तान सख्त एक्शन नहीं लेता इन ग्रुप्स के खिलाफ, और जब तक हम ये नहीं इस्टेब्लिश करते कि येस द मोनोपोली फॉर वायलेंस लाइज ओनली विद द स्टेट। ईरान ने अपने आप को तैयार किया है, उन्होंने सैंक्शंस बर्दाश्त की, उन्होंने सब कुछ किया। हमारे लोगों ने तो ये सब कुछ नहीं किया हुआ। सिंपैथी सिर्फ ईरान से नहीं है, अगर कोई और मुसलमान मुल्क भी लड़ेगा उससे भी होंगे। इंडिया की डिमांड ज़्यादा है अमेरिका से कि हमसे तो बहुत अच्छे रखे लेकिन पाकिस्तान से भी बुरे ताल्लुकात करने हैं। अमेरिकन को ये बात ज़रा बहुत अच्छी नहीं लगी कि ये रशिया से इतना बड़ी तादाद में तेल खरीद रहे हैं और हम यहाँ पे लड़ रहे हैं और ये रशियन इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। Somehow it got embedded in the American decision making apparatus के अंदर ये बात जो है वो बैठ गई। इसी बात पे तो इंडियंस को रोना आता था कि हम आपके एलाए हैं चिली में भी, अफ्रीका में भी, एशिया में भी, ये हमारे नेबरिंग कंट्री, आप हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे। कभी हम देखते थे पाकिस्तान में अमेरिका के झंडे चलाए जाते थे, आज इंडिया के अंदर अमेरिका के झंडे चलाए गए बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। हर जगह वो कह रहा होता है राफेल आएगा, S-400 आएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम किरण है और आप देख रहे हैं खबर कदा। जिस तरह से हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट गेस्ट को बुलाते हैं उनके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ के मुताबिक, मुल्क में होने वाली सूरत हाल के मुताबिक, तो आज हमने सोचा कि थोड़ा सा हम लोग KP और बलूचिस्तान से बाहर निकलें और ये जो रीजन में एक बहुत ज़्यादा अनरेस्ट नज़र आ रहा है जिसमें इंटरनेशनल एक्टर्स भी हैं, स्टेक होल्डर्स भी हैं, प्रॉक्सी वॉर्स भी हैं, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। एंड टू डिस्कस वी हैव विद अस टुडे डॉक्टर कमर चीमा साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सनोबर इंस्टीट्यूट के इन इस्लामाबाद। अ वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म। हम लोगों ने इनके कुछ 2-3 इवेंट्स खुद भी अटेंड किए हैं, इनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स के साथ भी हमारी बातचीत रहती है। तो इट्स द सेम थिंग कि जो थिंक टैंक्स हैं पाकिस्तान के वो किस तरह से चीज़ों को इस वक्त देख रहे हैं जो रीजन में हो रही हैं। Sir, thank you so much for giving us some time. Thank you, Kiran साहब, बहुत शुक्रिया। So, first question to you is that you are working in Sanobar Institute as well, as I mentioned. दूसरी चीज़ ये कि आपकी एक्सपर्टीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हैं। You have been a professor in NAMAL for that. तो ये काइंडली थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें कि इस टाइम जो रीजन की सूरत हाल है जो रोज़ बदल रही है, क्या पाकिस्तान के पास इतना मार्जिन है कि कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जा सके? देखिए, एक हम वर्ड बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये जो दुनिया सारी की सारी इट्स लाइक ए कॉबवेब। ठीक है। तो सारी की सारी दुनिया कनेक्टेड है आपस में और सारी की सारी दुनिया जो है वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। एंड पर्टिकुलरली सिंस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन आया है तो अब ये नहीं हो सकता कि हम अपने बिजनेस, इकोनॉमी, ट्रेड और इन चीज़ों के लिए हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। सो वी आर डिपेंड, हमें एनर्जी चाहिए, हमें अब तो चीनी भी चाहिए, हमें तो आटा भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। सो वी नीड कॉन्टैक्ट्स ग्लोबली। सो ये जो आप बात कर रही हैं, जैसे हमारा तेल मिडल ईस्ट से आता है बहुत सारा, अगर और हमारा तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मस से गुजरता है। तो जैसे अभी बात चल रही थी कि जी ईरान की पार्लियामेंट ने ओके कर दिया कि जनाब हम इसको बंद करने जा रहे हैं। तो सारी बात है, ग्लोबल सप्लाई चेन जब मुतासर होगी तो पाकिस्तान भी मुतासर होगा। सो मेरा ख्याल है ये जो सेल्फ सफिशेंसी है ये इसको अचीव करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन और ना ही हमारे किसी मुल्क के पास भी कोई मॉडल नहीं होता है इस हवाले से, और लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हों। और ज़ाहिर बात है एज़ पर द लिबरल मॉडल तो ये होता है कि ज़्यादा डिपेंडेंट हो, जितना इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होंगे उतनी जंगें कम होंगी। सो हम इंडिया के साथ अगर डिपेंडेंट नहीं है तो हमारी जंग के चांसेस ऑलवेज हाई हैं बिकॉज हमें एक दूसरे को प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। सो मेरा ख्याल ये है कि कोई ऐसी सेल्फ सफिशेंसी का कोई मॉडल नहीं है। ऐसे ही हर मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर डिपेंडेंट है और हम भी डिपेंडेंट हैं। मिडल ईस्ट पे अलहदा है हम, एशिया के अंदर अलहदा हैं, चाइना के ऊपर अलहदा हैं, इसी तरह दुनिया भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। सो आई थिंक दैट इज़ द केस। लाइक यू हैव सेड कि ये डिजिटल आ गया, एक वेब का सिस्टम आ गया, तो हम लोग वी आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर। बट हमने यू रिमेंबर वी वर इन एन इवेंट सम अ डे बैक और वहाँ पे खालिद बनूरी साहब ने एक बात कही थी कि पाकिस्तान की जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि हम लोग कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की तरफ नहीं जा सकते व्हेन इट कम्स टू यू नो सेफ गार्ड आर बॉर्डर्स, या फ़ौरन से इम्पैक्ट आ जाता है। अब देखिए यूक्रेन रशिया वॉर में द डे इट स्टार्टेड समहाउ द टाइमिंग वाज नॉट इन आवर फेवर और समथिंग हैपेंड दैट आवर प्राइम मिनिस्टर वाज देयर। And now in this Iran-Israel conflict, nobody else was named more than Pakistan
ایز بینگ اے تھرڈ پارٹی، مطلب ہمارا اس جنگ میں اتنا اسٹیک تھا کہ ہمارا بارڈر لگتا ہے ایران کے ساتھ. So two of our borders, Afghanistan and Iran, has seen this, international or westernized attacks, we can say, یا پھر ان کے ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی جنگ یا کوئی نہ کوئی کانفلکٹ رہا ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ اگر ہمارے پاس ایک لانگر اسٹریٹجی بھی نہیں ہے ٹو سیف گارڈ آر انٹرسٹ، تو کیا یہ ڈے ٹو ڈے اسٹریٹجی ول ورک ان آر فیور؟ دیکھیں اس کو تھوڑا ہمیں اس اینگل سے دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے 40-50 سال جو گزرے ہیں، ہم نے ایک کولڈ وار دیکھی، سوویت یونین کا اٹیک دیکھا، پھر اس پہ امریکہ کا رسپانس دیکھا، اب مجاہدین دیکھے، پھر ہم نے وار اگینسٹ ٹیررزم دیکھی. تو یہ سارے کا سارا گریٹ پاک کمپٹیشن تھا آپ کے ویسٹرن بارڈر کے اوپر، تو ہم اس کے اوپر انگیج ہوتے رہے. سو ہماری جو چوائس ہے ٹو آپریٹ وہ بڑی کم ہے. اب اگر آپ کے 2 گریٹ سپر پاورز افغانستان میں انٹرسٹ ہائی ہیں تو اور آپ نیبرنگ کنٹری یا بارڈر پورس ہے تو آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. دوسرا اگر آپ دیکھیں جو نیکسٹ کولڈ وار کی بات چل رہی ہے وہ چائنا اور امریکہ کے بیچ میں ہے. چائنا آپ کا نیبر ہے. انڈیا از گوئنگ ٹو بی دا بگیسٹ پارٹنر آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس سو فار. تو اگلی کولڈ وار آپ کے پھر بارڈر پہ آ گئی ہے. You think after everything that India and America had right now? یہ ٹیکٹیکل چیزیں ہیں. This is not something long term. There is a one mercurial personality like Mr. Donald Trump, who is eccentric personality. ابھی وہ اپنی اپروچ بدلتے رہتے ہیں. بالکل. دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں پچھلے 4 سال میں جو پریزیڈنٹ تھے تو ہمارا تو وائٹ ہاؤس میں کوئی فون بھی نہیں اٹھاتا تھا، اور ابھی 6 مہینے میں میرا کھانا بھی مل گیا وہاں پہ. تو تھنگز ہیو چینجڈ. اگلا جو آپ کے سارے کا سارا فیوچر ہے وہ اس سائڈ پہ ہے، انڈیا اینڈ چائنا. آپ دیکھیں آپ ریلیونٹ ہیں ان ون وے اور دی ادر. بالکل. آپ دیکھیں اگر پچھلے 50 سال آپ کی ویسٹرن سائڈ پہ چیزیں انگیج رہی ہیں تو اگلے سال آپ کی نارتھ اینڈ ایسٹ جو ہیں وہاں پہ چیزیں انگیج ہیں. تو آپ ریلیونٹ ہیں اور آپ کو اپنی چوائسیز ڈرا کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمارے پاس اپنی جو آزاد جو فارن پالیسی ہے وہ تو تب ہو سکتی ہے اگر ہم اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہوں، اگر ہمارے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، اگر ہم جو ہے وہ کسی حد تک دنیا کے پاس جا کے کہیں نہ کہیں کہ ہمیں یہ چیز دو وہ چیز دو. تو ہمیں تو اکنامکلی بھی ڈیپینڈنٹ ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے بھی ہمیں باہر سے سپورٹ آتی ہے. تو ہم تو ہیں. اور پھر فریجائل سسٹم ہے سارے کا سارا، ایکٹیو انسرجنسیز چل رہی ہیں ملک کے اندر. تو ظاہری بات ہے ہم ڈیپینڈنٹ رہیں گے، اور ہم جو خطے کی سچویشن ہے اس کو دیکھ کے ہمیں اپنے آپ کو بھی پلان کرنا ہوتا ہے. صحیح. اب یو ہیو سیڈ ون تھنگ اگین ویری امپورٹنٹ، اینڈ دیٹ از کہ ایکٹیو انسرجنسیز اور ملیٹنسیز بھی چل رہی ہیں. جی. وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو بڑی بڑی ملکوں کے درمیان کی جنگیں ہیں انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں کس طرح سے پاکستان میں موجود ان لوکل ملیٹنٹ گروپس کو شیپ اپ کیا ہے؟ دیکھیں پرٹیکولرلی افغانستان پہ تو آپ خود ایکسپرٹ ہیں، مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ میک اینڈ بریک ہوتا رہتا ہے. دیکھیں اگر افغانستان میں پہلے طالبان تھے، جب بھی کوئی جو کسی نیٹ ورک کا ہیڈ اسیسینیٹ ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، پھر گروپ بنتے ہیں، پھر گروپ ایک دوسرے کی بیعت نہیں کرتے، پھر آگے وہ سپلنٹر بن جاتے ہیں. تو وہ ہمیں اس چیزیں، یہ ہم نے سیریا میں بھی دیکھا، یہ عراق میں بھی دیکھا، یہ اسلامک اسٹیٹ آف IS میں دیکھا، یہ القاعدہ میں ہم نے دیکھا، یہ پوری دنیا میں یہ چلتا ہے یہ ماڈل. تو یہ یہاں پہ بھی ہوا ہے. ہمارے پاس بھی اس طرح کی چیزیں آئی ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل مجھے پتہ چلا ریسنٹلی 2 دن پہلے 10 دن پہلے شاید گجرات کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ اس کو قتل کیا گیا، اور وہ بڑا موٹیویٹڈ قسم کا ملیٹنٹ تھا، اینڈ ہی بلانگ ٹو ایک وہ جٹ فیملی سے اس کا تعلق ہے. نو دس از ناٹ سم تھنگ وی ہیو ہرڈ کہ ہمارے جٹوں کے اندر جو ہے نا وہ بندے نے وہ جناب وہ چیز کی ہو. مطلب یہ ہمارے وہ ایسی بات کر رہے ہیں جب ہم نے کچھ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ انٹرویو کیا، انہوں نے کہا پنجابی ملیٹنسی بھی ہوتی ہے، پنجابی ملیٹنسی ہوتی ہے. جی. تو وہ ہمارے لیے ایک بڑی عجیب بات تھی. اور وہ مجھے اتفاق ہوا اس گاؤں سے ایک بندے کو ملنے کا، تو اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا جی ہمارا وہ بالکل ہے، اور وہ جناب انہوں نے کہا جی تارڑ ہے وہ بندہ. مطلب دیٹس واٹ آئی کیم ٹو نو. سو دا پوائنٹ ہیئر از چیزیں بہت چینج ہوئی ہیں. اور پھر دین سوشل میڈیا کا انفلوئنس، لوگ جو ہیں وہ آن لائن اب تو وہ ساری ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے خطے میں بھی اس طرح نان اسٹیٹ ایکٹرز کی مشروم گروتھ بھی ہوئی ہے، پھر لیڈرشپ ٹوٹی ہے، پھر حملے ہوئے ہیں، پھر آگے وہاں پہ بنے ہیں. کچھ
गवर्नमेंट्स के साथ अटैच हो गए, कुछ इंडिपेंडेंट रहे, कुछ ट्रांसनेशनल ग्रुप्स के साथ अटैच हो गए. सो आई थिंक ये चलता रहेगा, ये एक चलता रहेगा जब तक अफगानिस्तान सख्त एक्शन नहीं लेता इन ग्रुप्स के खिलाफ, और जब तक हम ये नहीं इस्टेब्लिश करते कि येस द मोनोपोली फॉर वायलेंस लाइज ओनली विद द स्टेट. ये जो आर्गूमेंट है पाकिस्तान में है तो सही है, लेकिन इसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा. और अफगानिस्तान भी मेरे ख्याल है इस रास्ते पे चल पड़ा है. उन्होंने भी रिसेंटली उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं. सो मेरा ख्याल है कि जब तक ये नहीं होता तो ये ऑपरेट करते रहेंगे. ये एक तो बिल्कुल अफगानिस्तान से रिलेटेड एक चीज़ है ना, बट एक ईरान से रिलेटेड भी चीज़ है. जी जी. जो यहाँ पे बलूचिस्तान में काफ़ी एक्टिव हैं, जी जी. उनके मिलिटेंट्स यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हैं, फुट सोल्जर्स हैं. लेकिन इससे भी एक स्टेप आगे जो हम लोग अब देख रहे हैं वो ये कि ये वॉर किसी भी किस्म का सेक्टेरियन वायलेंस भी किसी भी टाइम फ्लैश कर सकती है. क्योंकि अभी जब ईरान पे हमला हुआ तो आपने देखा होगा कि कराची में, लाहौर में दे वो शिया पॉपुलेशन ऑन द स्ट्रीट प्रोटेस्टिंग and asking Pakistan to take some steps against whatever was happening. You think this Iran-Israel conflict can impact our population in certain ways also? देखिए पहली तो बात सीज फायर हो गया एंड आई थिंक इट विल होल्ड. दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सिचुएशन होगी कि शिया पॉपुलेशन और सेक्टेरियन चीज़ पाकिस्तान में आएगी. हमें पता है ये एक बड़ी जंग है और ये एक एक्टिव जंग है. पहले ये गज़ा में चल रही थी, अब ये यहाँ पे आ गई. और दूसरा देखें, हर मुल्क की अपनी कैपेबिलिटी है डिफेंड करने की. ईरान एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क है, उसका एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है जो पाकिस्तानियों का नहीं है. हमने देखा आगे कई लोग जो यहाँ से ग्रुप से लड़ने गए सीरिया इराक़ में, आपको याद होगा उस वक्त फातिमियोन और ज़ैनबियोन और इस तरह के जो बने थे. सो पॉइंट ये है कि कुछ गए एंड देन इट वाज समथिंग वेरी चैलेंजिंग. कभी ऐसे पहले नहीं हुआ था कि एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के जो है लोग लाहौर से बहुत जी जी गई. मतलब हर जगह से आई, लंदन न्यूयॉर्क से जो आई तो फिर लाहौर किधर रह जाता है. हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि वो बिल्कुल एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि किसी एक पंजाब से एक बंदे का उठ के ऐसे जाना. सो मतलब देयर आर फुल फैमिलीज हु माइग्रेटेड टू सीरिया टू फाइट. ट्रू. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई सेक्टेरियन कोई इसमें एलिमेंट नहीं होगा. और पाकिस्तानी जो हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव रियलाइज्ड एंड अंडरस्टूड कि हमारी जंग है ईरान की. हम देखें वी आर एन इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री एंड वी डोंट टेक पार्ट इन एनी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट. ये हमारी रेड लाइन है और हमारी अवाम को पता है कि हमें इस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है. देखिए ईरान ने अपने आप को तैयार किया है, उन्होंने सैंक्शंस बर्दाश्त की, उन्होंने सब कुछ किया. हमारे लोगों ने तो ये सब कुछ नहीं किया हुआ. सो लोगों की सिंपथीज़ होती हैं. सिंपथी सिर्फ ईरान से नहीं है, अगर कोई और मुसलमान मुल्क भी लड़ेगा उससे भी होंगे. तो क्वेश्चन ये है कि ये वो क्योंकि ईरान रेजिस्टेंस करता है तो देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ असेसमेंट विद इन द सोसाइटी के यार ये एटलीस्ट खड़े हुए हैं, ये कोई तो मुल्क है ना. बहुत ज़्यादा मिलने को मतलब देखने को मिल रही है ना कि एटलीस्ट वो लड़ रहे हैं, मारा है प्रैक्टिकली वहाँ पे मिसाइल्स गिरे, इजराइल को जो है नुकसान पहुंचा है और देखो ये कितना बहादुर है और उन्होंने ये किया वो किया. सो ये एक पूरे का पूरा उसके लिए एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, एक पूरी सोसाइटी डेवलप. हम तो उसके लिए तैयार नहीं है और ना ही. और दूसरा मेरा ख्याल है कि ये जो सामने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में लार्जली पाकिस्तानी अवाम को एक चीज़ पता चल गई है कि यहाँ पे जो फैसले करने हैं वो रियासत ने करने हैं, गवर्नमेंट ने करने हैं. किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना, किस जंग में जाना है. सो वो जो हम अफगानिस्तान में थे वो एक डिफरेंट मॉडल था, डिफरेंट रोड थी, पहला तजर्बा था. अब चीज़ें चेंज हो गई हैं. मेरा ख्याल है लार्जली मुझे नहीं लगता. और ये जो प्रोटेस्ट वगैरह भी है, एक आधा प्रोटेस्ट हो जाना इतने बड़े मुल्क में कोई बहुत बड़ी बात है. माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि हमने ये ईरान इजराइल वाला तो कॉन्फ्लिक्ट जैसे आपने कहा सीज़ फायर हो गया, एक और सीज़ फायर हुआ हुआ है जिसका वही इम्प्रेशन आ रहा है जो इसका भी आ रहा है कि मे बी दैट विल होल्ड, मे बी दैट विल नॉट होल्ड. दैट इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. बुनियान मरसूस हुआ, एक बड़ा ऑपरेशन हुआ, फिर मिसाइल इधर से भी गए, मिसाइल उधर से भी आए. इन ऑल ऑफ दैट हाउ डू यू सी एज एन इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हाउ पाकिस्तान्स डिप्लोमेटिक फ्रंट परफॉर्म्ड? देखिए इसमें मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि हमने तो जो परफॉर्म किया. इंडियंस के लिए इंडियंस ने भी जो मार खाई उसकी भी कुछ वजूहात थी. देखिए हमारी तो पोजीशन बड़ी क्लियर है कि हमारे देखें पेंटागन GHQ के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं बिकॉज ऑफ दिस काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इंगेज करना एंड ऑल दैट.
इंडियंस बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखें और पाकिस्तान से भी बुरे करें। इंडिया की डिमांड ज़्यादा है अमेरिका से कि हमसे तो बहुत अच्छे रखें लेकिन पाकिस्तान से भी बुरे ताल्लुकात करने हैं। सो वो मुझे लगता है कि, और फिर दूसरा, इंडिया ने कुछ चॉइसेस थी जिनको समझने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर ये रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट जो रशिया और यूक्रेन का हुआ, इसमें इंडिया की एक पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जी हमें ऑटोनमस हैं, हमें आपकी किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं, आप कहाँ पर लड़ रहे हैं, हम रशिया से तेल लेंगे। अमेरिकन को ये बात ज़रा बुरी अच्छी नहीं लगी कि ये रशिया से इतना बड़ी तादाद में तेल खरीद रहे हैं और हम यहाँ पे लड़ रहे हैं और ये रशियन इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। somehow it got embedded in the American decision making apparatus के अंदर ये बात जो है वो बैठ गई कि ये जो इन्होंने तेल लिया है ये इन्होंने रशियन इकोनॉमी को सपोर्ट किया है। फिर क्या हुआ कि इंडिया ने रशिया से S-400 सिस्टम लिया, जिसके ऊपर उनका जो काटसा एक्ट है कि अमेरिकी कांग्रेस ने अडॉप्ट किया कि अगर कोई मुल्क अमेरिकन एडवर्सरी से मिलिट्री हार्डवेयर खरीदेगा तो हम उस पर सैंक्शन लगा देंगे। इंडिया को वो भी वेवर दिया गया, जबकि जब टर्की ने वो लेने की कोशिश की तो अमेरिका ने सैंक्शन लगाए। ठीक है, तो ये सिलेक्टिव है। सो उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी ऑपरेट करने की। अब क्या है, अब चाइना की बात है। अब चाइना के साथ उनके ताल्लुकात बड़े नॉर्मल हैं। वो कह रहे हैं, अब शी जिनपिंग ने रिसेंटली कहा ड्रैगन एंड एलिफेंट विल टैंगो टुगेदर, विल डांस टुगेदर। अब सिचुएशन अगर आप देखें सिर्फ चाइना के साथ ही देखें इंडियंस की, तो आपको पता चलेगा कि $125 अरब की ट्रेड है। और जब वो, और फिर नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। और अमेरिका बेसिकली इतना ज़्यादा इंडिया को इसलिए नवाज रहा था कि अमेरिकन ये समझते थे कि हमें चाइना के साथ जो है वो हमें जो लार्जली चाइना के बैकयार्ड पे जिन ममालिक को खड़ा करना है उनमें इंडिया सर फहरिस्त होगा। और इसीलिए इतनी फेवर्स। और इंडिया, अमेरिकन ने एक टर्म कॉइन की थी जून 2023 में, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक। कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल, ये कम वो किसी को टाइटल देते हैं वो। अच्छा, वो इंडियंस रोते बार-बार कहते हैं स्ट्रेटेजिक अलाय, बट वो मैं कहता हूँ जी ये टर्म जो है इसी बात पे तो इंडियंस को रोना आता था कि हम आपके अलाय हैं चिली में भी, अफ्रीका में भी, एशिया में भी। ये हमारे नेबरिंग कंट्री, आप हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे और आप हमसे अलायंस मांग रहे हैं पूरी दुनिया के, ये हमसे पार्टनरशिप मांग रहे हैं पूरी दुनिया में। तो बेसिकली अमेरिकन ने थोड़ा सा उनको सिग्नलिंग की है कि देखें आप अपने बिहेवियर को चेंज करें अगर आप हमसे इतना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ये बेसिकली लार्जली हमारी तो अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं ही वो किसी हद तक, लेकिन डोंट फॉरगेट बैक इन 2019 प्रेसिडेंट ट्रम्प की गवर्नमेंट थी, माइक पोम्पियो ने बालाकोट स्ट्राइक पे कहा था कि इंडिया हैज़ ए राइट ऑफ हॉट परसूट। ठीक है, अभी सिचुएशन जो चेंज हुई है अभी वो चुप कर गए। उस वक्त वो कह रहे थे कि इंडिया के पास ये राइट है। सो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने बेसिकली इंडिया को ऑफ बैलेंस किया। पहले बांग्लादेश में ऑफ बैलेंस किया, अभी उन्होंने दोबारा उनको किया है। अब इंडियंस को समझ आ रही है कि बेसिकली हमारे साथ हुआ क्या है। तो वो समझ रहे थे कि हमें ब्लैंक चेक दें, हम जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें और अपनी मर्जी से करेंगे। अब वो इंडिया की इतनी ताकत तो नहीं है। अब और फिर एक और प्रॉब्लम जो कि लार्जली लोगों को यहाँ पे हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लिंक कर दिया है फॉरेन पॉलिसी कामयाबियों के साथ, सक्सेसेस के साथ, एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर। हर जगह वो कह रहा होता है राफेल आएगा, S-400 आएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आत्मनिर्भर भारत है। बल्कि 2000 करोड़ रुपए की उन्होंने ग्रांट फॉरेन पास की है फॉर द काउंटरिंग टेररिज्म। जी, सो वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर पे पैसा लगा रहे हैं, लेकिन उनकी फौज बड़ी है। वो जितना पैसा भी 70-78 अरब डॉलर जो है वो बहुत सारा वो तो पेंशन में चला जाता है और बहुत सारी चीज़ों में, तो ऑपरेशनल सैलरी। तो पॉइंट ये है कि इंडिया को थोड़ा सा बेसिकली बताया गया है। तो इसमें पाकिस्तान के लिए इट्स अ मोमेंट टू थिंक एज वेल कि दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, ये एक शॉर्ट टर्म अप्रोच है। इसमें हमें बहुत एडवांटेज, हमें डिप्लोमेटिकली एडवांटेज ये मिला कि अमेरिकन साइलेंट हो गए, जिसको देखते हुए सारा यूरोप साइलेंट हो गया। बाकी दुनिया ने आपको देखा, जब आपने डिलीवर किया उनके जहाज़ गिरा दिए, और जब डिप्लोमेटिक उनको सपोर्ट ना मिली तो वहाँ से उनका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक वो चीज़ है जिसमें अमेरिकन भी और दुनिया हमें अप्रिशिएट करने लग पड़ी, और उनको ये गुस्सा है कि देखें ये मुल्क जो है ये तो है क्या, ये मुल्क, इनकी क्या वैल्यू, और देखिए अमेरिका उनके साथ खड़ा हो गया। तो कभी हम देखते थे पाकिस्तान में अमेरिका के झंडे जलाए जाते थे, अभी इंडिया के अंदर अमेरिका के झंडे जलाए गए बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, और जैसे मैंने कहा ना कि मोदी साहब अपनी फॉरेन पॉलिसी कामयाबियों को लिंक कर देते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वजह से, जिसकी वजह से ज़्यादा सोसाइटी चार्ज थी और ज़्यादा रिएक्शन आया
کہ بھائی ہماری تو کامیابی کوئی نہیں ہے, جہاز بھی گر گئے, دنیا نے ہمارے سپورٹ بھی نہیں کیا, تو ہم کر کیا رہے ہیں. اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی اس طرح سے نہیں ہوا, میڈیا فرنٹ پہ بھی نہیں ہوا. مائی نیکسٹ کویسچن ٹو یو از کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے جس طرح سے پاکستان کی چیزوں پہ ریئیکٹ کیا, یہ بھی سننے کو ملا کہ دس از دا ویری فرسٹ مومنٹ ویئر انٹرنیشنل community or diplomats have given the chance to Pakistan to explain themselves or to, you know, to listen to them کہ what's their side of the story. Maybe previously اس طرح سے چیزیں نہیں ہوتی رہی ہیں کہ پاکستان کو اتنی مطلب روم ایٹ لیسٹ دیا جائے کہ پاکستان مطلب کچھ بول سکے. یو این میں اب ہمارے جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں, they are you know putting a very strong case in every conflict, either it's Iran, Israel, or if it's related to Gaza. So what do you think in coming days, this, if we lose this persistent, so where Pakistan will start and how much we need this persistent and commitment in terms of diplomacy? دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو سوچ ہے نا ہماری کہ دیکھیں ہمیں لانگ ٹرم کوئی یہ چیزیں نہیں چلیں گی, یہ جو بھی چل رہا ہے, یہ آپ کو سپورٹ لانگ ٹرم نہیں ملتی. یہ مطلب اگر نہیں ملے گی تو پھر مطلب کیا ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس کیا آپشنز ہو سکتی ہیں. دیکھیں اس کو تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں, 2019 میں چلے جائیں, انڈیا نے کشمیر کا اسٹیٹس چینج کر دیا. کہاں سے ہمیں ڈپلومیٹک سپورٹ ملی تھی؟ کوئی بھی نہیں ملی تھی, OIC نے بھی نہیں دی تھی. سو میرا خیال ہے یو ہیو ٹو ارن دس سپورٹ, دنیا سے لینی پڑتی ہے. اور ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ جو بھی بلاول صاحب کی ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا, دنیا آپ سے ملتی ہے, یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اور انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ انڈین ڈیلیگیشن بھی گئے ہوئے تھے, تو اٹ واز ہارڈ ٹو سے نو ٹو پاکستان کہ جی ہم پاکستان سے نہیں ملیں گے اور انڈین سے ملیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ان کا ڈیلیگیشن اور ہمارے ڈیلیگیشن کو ڈفرینٹ قسم کی کامیابیاں مل رہی تھیں, دونوں طرف ان کو بھی کچھ مل رہا تھا, لیکن ان کو پینک یہ تھی کہ دنیا وہ چاہتے ہیں بلینک چیک, وہ ان کو نہیں ملا کہیں سے بھی, ٹھیک ہے. اور پاکستان سائڈ چاہتی تھی ایکسیس, وہ مل گئی, ہم نے اپنی اسٹوری دنیا کو سنا دی, ایٹ لیسٹ پرسپیکٹیو ہمارا چلا گیا. آئی تھنک دیٹس اٹ. ابھی دوبارہ پھر دیکھیں نئے کانفلکٹ میں آپ کو ہر دفعہ نیا انگیج کرنا پڑے گا, نئی پلاننگ کرنی پڑے گی, نئی اسیسمنٹس آئیں گی. سو اٹس ناٹ دیٹ ایزی, یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. سو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. It will take some time. Thank you so much Dr. Saab for giving us time. اور یہ چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں کہ when you are talking about international relations, so we've got an expert on international relations. اور میرا خیال ہے کئی چیزیں ایسی ہیں جو شاید میں بھی نہیں سوچ رہی تھی کہ یہ بھی ہو سکتی ہیں, that Dr. Saab has pointed out very well. اینڈ یہ کانفلکٹس واقعی ایسے ہی چلتے رہیں گے, لیکن ایک چیز بار بار جو ہمارے سامنے بھی آ رہی ہے وائل کورنگ دا کانفلکٹ, وائل ڈسکسنگ دا کانفلکٹ, کہ نیکسٹ کانفلکٹ اس سے بہت ڈفرینٹ ہوگا. اس کو ایز اے کیس اسٹڈی آپ پڑھ سکتے ہیں یا اس سے کچھ چیزیں ایزیوم کر سکتے ہیں, لیکن اگلا کانفلکٹ اس سے ڈفرینٹ ہوگا, اور مے بی اس کا شاید جو اسکیل ہے وہ اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے, اور وہ اس کے لیے ہماری پلاننگ بہت ڈفرینٹ ہوگی, اور اس کے لیے ہمیں پلاننگ ابھی سے شروع کر دینی چاہیے. پلیز لیو یور فیڈ بیک آن آر شو اینڈ پلیز ٹیل اس کہ what type of other guest or shows you want to see. Thank you. اللہ حافظ.